नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KCP जेड क्लासेज में। आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन। तो देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि इसमें जो रासायनिक बंध है वो क्या होता है। एक रासायनिक बंध है वो क्या होता है। तो रासायनिक बंध की बात करते हैं तो इसकी क्या होती है। देखो एक अणु के अंदर एक अणु मान लो, एक ये अणु, ठीक है, इसका ये नाम है। एक अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, एक अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। जो उनके बीच में, एक अणु के दो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं हम रासायनिक बंध। अब ये आकर्षण बल कैसे लगता है। अणु में दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये रासायनिक बंध कहलाता है। अब ये कैसे लगता है रासायनिक बंध। देखो ये नाभिक और ये इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या आकर्षण कैसे लगता है कि इस परमाणु का नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो दोनों परमाणुओं के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल से क्या होता है, ये दोनों पास पास में आते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आकर्षण जितना ज्यादा होता है उतना ये परमाणु में पास पास में आएंगे। परमाणु पास पास में आएंगे तो जो आपका रासायनिक बंध बन रहा था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उसका जो स्थायित्व है, स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आकर्षण का मान यदि ज्यादा है तो अणु का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक बात और, जब आकर्षण ज्यादा होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा, आकर्षण से परमाणु में क्या आएंगे, पास पास में आएंगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज पास पास में आती है, जुड़ती है, तो वहां से क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ से जितना ज्यादा आकर्षण होगा तो ऊर्जा उतनी क्या होगी, निकलेगी। मतलब उसकी ऊर्जा, अणु की ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि बाहर निकलेगी और पास पास में आएंगे तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होती जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि रासायनिक बंध बनता है तब उसका आकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है। आकर्षण ज्यादा होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा, और स्थायित्व ज्यादा होगा तो उसकी जो ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है पहली बात। इसमें हम छोटी छोटी चीजें उसका ध्यान में रखना होता है। जैसे हम बात करते हैं संयोजी कोष क्या होता है, संयोजी कोष क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है। तो संयोजी कोष की बात करते हैं, संयोजी कोष क्या होता है। तो जो सबसे बाह्यतम कोष है, एक परमाणु का सबसे बाहरी कोष, ये परमाणु का बाहरी कोष, ये बाहरी कोष है, सबसे बाहरी कोष, सबसे बाह्यतम कोष संयोजी कोष कहलाता है। सबसे बाह्यतम जो कोष है वो क्या कहलाएगा, संयोजी कोष कहलाता है। एक अपन बात करते हैं यहाँ पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वैलेंस सेल में जो आपके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो संयोजी कोष में, ये आपका संयोजी कोष, इस कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं आपके, ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका संयोजकता क्या होती है। आपकी जो वैलेंस है वो क्या होती है, संयोजकता या आपकी वैलेंस क्या होती है। तो देखो संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता के अंदर आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु की बंध बनाने की क्षमता होती है, बंध बनाने की क्षमता।
बंध बनाने की क्षमता, कि कोई भी परमाणु बंध कैसे, उसकी बंध बनाने की क्षमता होती है, कितने बंध वो बना सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये होती है उसकी संयोजकता। कैसे, इसके लिए बंध बनाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। बंध बनाने के लिए कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का दान करके, इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन का साझा करके, या इलेक्ट्रॉन का साझा करके वो क्या बनाता है, बंध बना सकता है। इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, कोई भी परमाणु हो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो आपका संयोजकता है वो ये होती है कि बंध कैसे बन सकता है, उसकी क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे देखो, और जैसे हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको सीधा से ध्यान रखना होता है कि या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। कैसे, देखो, या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या संयोजकता होती है। जैसे हम बात करें कि आपका, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या नाइट्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2s2 2p4, नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका होता है 2s2 2p4, इसका होता है 2s2 2p3। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो अब इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 और ये 4। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाएगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो संयोजकता है वो क्या होती है, या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पे या तो हम बात करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर इसके अर्धपूरित कक्षक कितने हैं। बात एक ही है, ये इसके दोनों अर्धपूरित कक्षक और ये इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में कितने बंध बनाता है, द्विबंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। आपको ध्यान रखना है बस 2 ही बंध बनाएगा ऑक्सीजन, उसकी क्षमता कितनी है, बस 2 बंध बनाने की। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पी में कितने हैं, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब हम बढ़ते हैं तो इसके नाइट्रोजन है वो कितने बंध बनाएगा, 3 ही बंध बनाता है हमेशा, 3 से ज्यादा नहीं बनाता है। तो ये आपको संयोजकता के अंदर ध्यान रखना है कि संयोजकता क्या होती है, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, एक आता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम। तो देखो बात करते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इसी को बोलते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ये क्या होता है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपना विन्यास को स्थायी करने के लिए अपने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। कोई भी परमाणु हो, कोई भी परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास, निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर स्थायी होना चाहता है, प्राप्त कर स्थायी होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है।
इसके लिए क्या करेगा वो, या तो कोई इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। ये तीनों काम कर सकता है। चाहिए क्या, कुछ भी करे, लेकिन हमें क्या चाहिए कि अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर ले। देखो जैसे हम बात करते हैं, आपका सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम के पास बाइकम कोर्स में इसका 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब ये इसलिए क्या कह रहा है कि कोई भी परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर स्थायी होना चाहता है। निकटतम अक्रिय गैस, सोडियम के निकटतम अक्रिय गैस कौन सी है? अब देखो सोडियम के निकटतम आता है, इससे पहले ये 11 पर है ना, तो इसके 10 पर आता है नियोन आता है। नियोन आता है तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के और ये इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया, और 1s2 2s2 2p6 ये इसने विन्यास ग्रहण कर लिया नियोन का। और नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है, तो ये अक्रिय गैस के समान विन्यास है वो प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जैसे इसने तो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का दान किया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करता है कि मान लो आपका जो क्लोरीन है वो 17 पर आता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक, 3s2 3p5, लास्ट वाला लिख देता हूँ। अब देखो, अब इसके निकटतम जो अक्रिय गैस है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करता है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये Cl माइनस बनाता है, और ये 17 और इसका विन्यास क्या देते हैं 3s2 3p6। ये विन्यास ये किसका होता है? आर्गन का। तो इसने अपने निकटतम किसका विन्यास ग्रहण कर लिया? आर्गन का। तो ये होता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि या तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, दान करे, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, या इलेक्ट्रॉन का साझा करे, कुछ भी करे, बस अपने को क्या चाहिए कि निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर ले। ये सी क्या होती है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अष्टक नियम भी यही कहता है कि अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु अपना विन्यास, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अपने बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस उसके होने क्या चाहिए कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, पूरा करके स्थायी होना चाहता है। कोई भी परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्थायी होना चाहता है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। ये होता है आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, ये तो आपके हो गए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम। फिर अपन बात करते हैं, जैसे एक होता है लेविस डॉट सिंबल, है ना। लुईस संरचनाएं कैसे बनती हैं तो ये भी बता देता हूँ आपको। लुईस संरचना कैसे बनती है, तो ये देखो बात करते हैं हम लेविस डॉट सिंबल या लुईस संरचना। लुईस संरचना क्या होती है कि कोई भी परमाणु है उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में प्रदर्शित करना। जो भी इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में, उन इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा शो करना, वो कहलाता है आपका क्या? लेविस डॉट सिंबल या लुईस संरचना। जैसे कैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है, 3s1, तो इसको डॉट के रूप में दिखा दिया, ठीक है। सोडियम के बाद में फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 2, इनको डॉट के रूप में दिखा दिया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कितने होते हैं? 3। सिलिकॉन कितने होते हैं? 4। फास्फोरस कितने होते हैं? 5।
5, ठीक है। फास्फोरस के बाद में क्या आएगा, सल्फर। सल्फर में कितने होते हैं, 6, तो ये 6। सल्फर के बाद में फिर क्या आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7, और क्लोरीन के बाद में क्या आएगा, आर्गन। आर्गन में कितने होते हैं, 8, ये 8। तो मतलब जो भी लुईस संरचना कैसे बनाते हैं कि जो बाइटम फोर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के, उनको डॉट के रूप में दिखाते हैं। जो डॉट के रूप में दिखाते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहते हैं, ठीक है। लुईस संरचना के बाद में फिर अपन बात करते हैं आपके किसकी, आपकी फिर बात होती है संयोजिकता। क्या क्या होती है संयोजिकता की बात तो अपन ने करनी, लेकिन कौन कौन से ग्रुप में कितनी संयोजिकता दिखाते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ए की संयोजिकता बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ये संयोजिकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकंड ए ग्रुप, ये थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए, और ये 8 ए। देखो अपन ने क्या कहा कि जितने उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या अर्धगुरुत्वाकर्षक होते हैं वो उसकी इतनी संयोजिकता होती है, या उसके देखो जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें कितना है, 1। तो इसकी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1, इसमें कितने हैं, 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर यहाँ मैं लिखता हूं कि संयोजिकता क्या होगी। इसकी संयोजिकता है 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। फिर यहाँ पर जो संयोजिकता है वो कैसे निकालते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं जो भी आपका ग्रुप है। तो 8 में से 5 तो ये 3, फिर 2, फिर ये 1 और ये 0। मतलब जो 8A ग्रुप है उसकी संयोजिकता है वो 0 होती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि उत्कृष्ट गैसें अणु का निर्माण नहीं करते हैं, वो बंध बनाते हैं, किसी से बंध नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो उत्कृष्ट गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं उनका नाम ही अक्रिय है, वो क्रियाशील नहीं होते हैं, उनके परमाणु में वो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो संयोजकता है वो 0 होती है, किसी से भी बंध नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है छोटा सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन डायरेक्ट जो संयोजकता बता देते हैं कि किसकी क्या होगी। तो फर्स्ट ग्रुप वालों की संयोजकता है वो 1। सोडियम हमेशा एक बंध बनाता है, फर्स्ट एक का है ना, ठीक है। जैसे आपने NaCl पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसे सेकंड ईयर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितनी है 2। जैसे आपने मैग्नीशियम है 2 ही बंध बनाते हैं। जैसे आपने MgCl2 पढ़ रखा होगा तो मैग्नीशियम है 2 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, 2 बंध बना सकता है। तो यहाँ पे ऐसे, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इनकी संयोजकता है वो ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एक की जो संयोजकता है वो परिवर्तनशील संयोजकता होती है, कुछ एक की बदल जाती है संयोजकता। वो कैसे बदलती है अपन बात करते हैं। देखो ये तो लेवी-स्ट्रॉस सिंबल हो गई, लुईस संरचना होगी, और ये आपकी संयोजकता के बारे में बता दिया कि संयोजकता कितनी होगी, ठीक है। फिर अपन जैसे बात करते हैं आपके कुछ एक की संयोजकता है वो परिवर्तनशील संयोजकता होती है, कुछ एक की संयोजकता है वो परिवर्तनशील संयोजकता होती है। तो उसकी बात करते हैं। जैसे देखो ये देखो परिवर्तनशील संयोजकता, जैसे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इनकी परिवर्तनशील होती है ना, ये बदलती रहती है, बदल जाती है, कभी परिवर्तनशील होती है। कुछ एक की बताता हूँ। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये कितनी बंध बनाते हैं, 3। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी होगी, 3। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम NH3, जैसे नाइट्रोजन है वो 3 ही बंध बना सकता है, इसके पास और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और ध्यान रखना S2 के साथ में D के इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन है केवल यहीं के यहीं रहते हैं।
आगे हम बात करते हैं, जैसे ये तो नाइट्रोजन हुआ, जैसे हम इसी के साथ में फास्फोरस की बात करते हैं, तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है कि 3s2 3p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3s2 3p3, ठीक है। तो उसके बाद में इसके पास अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3d का कोर्स तो है लेकिन वो खाली पड़ा है, पूरा कैसा पड़ा है, खाली पड़ा है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखो, जैसे अपन बात करते हैं, ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी बैलेंस की है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, s में कितने हैं, s में 2 है, e में कितने हैं 3 है, और d में कितने हैं, d पूरा का पूरा खाली पड़ा है। d का घर है वो क्या पड़ा है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। फास्फोरस के अंदर ये जो बात होती है, अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि जो भी जोड़े में बैठे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन जोड़े में बैठे हैं उनका तलाक करवा देना है बस, ठीक है। सीधा सा है कि यहाँ पे ये फास्फोरस के अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जोड़े में बैठे हैं, इनको एक का तलाक करवा दो, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है। देखो जब ये यहाँ पे था तो इसकी जो वैलेंस है वो कितनी थी, इसकी वैलेंस थी 3, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे अपना बनता है pCl3 बनता है, बिल्कुल बनता है। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और वो d में आ गया, क्योंकि इनकी एक कोर्स की जो कक्षा जो ऊर्जा है वो क्या होती है, लगभग समान होती है, बदलती नहीं है। तो एक कोर्स में ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, तो ये s में से निकल करके कहाँ आ जाएगा, d में आ जाएगा। तो d में निकलने के बाद में इसके पास अभी तो 3 की बैलेंस है, अब बैलेंस कितनी हो गई, अब इसकी बैलेंस हो गई 5, क्योंकि अपन ने कहा था कि आयन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 एकमित इलेक्ट्रॉन, तो 5 एकमित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनाते हैं pCl5 भी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे अपन बात करते हैं, जैसे आपका, चलो यहाँ बता देता हूँ एक, तो जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2s2 2p4, यहाँ भी वही बात होती है कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 के साथ में दूसरे कोर्स में d के इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, क्योंकि d कोर्स है वो तीसरे कोर्स से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, इसकी वैलेंसी वो कितनी होती है ओनली 2, ये 2 ही बंद बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ओनली OF2 ही बनाता है, ठीक है। ऐसे हम सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर के अंदर देखो यहाँ पे सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3s2 3p4, मतलब इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और p में कितने हैं, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पूरा खाली पड़ा है। तो d के कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरा खाली पड़ा है d का। तो यहाँ से क्या होता है, अपन ने कहा कि जो भी जोड़े में बैठे हैं उनका क्या करा देना है, डिवोर्स करा देना है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके 2 एक, जब हम इसको कराते हैं, जब पहले आई में 2 ही थे तो इसका जो वैलेंस है वो कितनी होती है, इसकी वैलेंस यहाँ लिख देता हूँ। जब अपने पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इससे क्या बनाता है sf2 बनाता है। अब ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ गया, तो आई में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, तो ये 4, तो ये जब वैलेंसी जब इसकी 2 होती है तब तो sf2 बनाता है, जब 4 होती है तो sf4 बनाता है। और जब ये अभी एक और युग्मित इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसको भी जब हम आयुग्मित कर देते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका 6 हो जाती है इसकी संयोजकता, और ये sf6 बनाता है। समझ रहे हो, ये sf6 मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आपको कैसे मिले, जोड़े में मिले, उनको क्या करा देना है, अलग करा देना है, डिवोर्स करा देना है। क्योंकि डी का कमरा है वो पूरा खाली पड़ा है, डी का पूरा मकान खाली पड़ा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ही इधर जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इनकी ऊर्जा में जो अंतर है वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे सल्फर की ऐसे हो जाती है, ठीक है। ऐसे अपन बात करते हैं फ्लोरीन के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है आपका 2s2 2p5। फ्लोरीन के पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और जो फ्लोरीन है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, जिसके कारण इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है, ओनली 1 ही होती है ना, ओनली -1 ये शो करता है।
ऐसे अपन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन गैस होता है 3s2 3p5। तो इसके S में यहाँ पे भी D लिखा है खाली पड़े, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 और D का क्या पड़ा है पूरा का पूरा खाली पड़ा है, ये D का पूरा खाली। तो देखो सबसे पहले जब इसके पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन था, यहाँ मैं वैलेंसी लिख देता हूँ, ये कितनी वैलेंसी दिखा सकता है। तो जब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 दिखाता है, इसका एक जोड़ा यहाँ कर दिया तो ये कितने हो गए 3 हो गए, तो 3 भी दिखाता है। यहाँ से इसको निकाल दिया, यहाँ कर दिया तो कितनी दिखाता है 5 दिखाता है। और ये बेटा इसको भी अपन इधर ले जाए तो कितने दिखाता है 7। मतलब जो क्लोरीन है वो 1 वैलेंसी भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है और 7 भी दिखाता है। जैसे यहाँ पे आपको Cl7 कोई सब कंपाउंड है जो 7 के साथ में बन जाएगा, 5 के साथ में बन जाए। तो ऐसे अपने को ध्यान में रखना है कि ये वैलेंसी है जिसके पास जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या कर देते हैं अपन अयुग्मित कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो जिससे इनकी जो संयोजकता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कुछ एक तत्व है जिनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है। तो आपको संयोजकता का पता चला कि संयोजकता क्या होती है, बंध बनाने की क्षमता होती है, या जितने उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अर्धपूरित कक्षक होते हैं उसको अपन बात करते हैं कि वो होती है आपकी संयोजकता। तो ये तो अपना बेसिक पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में अगले पार्ट में। थैंक यू।